गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड के सियासी रण में आज नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लालकुआं विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन दाखिल करने को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी हरीश रावत से की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन चलिए सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। शैलेश हमारे संवाददाता, उनके साथ में वो मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। शैलेश, जिस तरीके से इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी दिग्गज डेरा डाले हुए हैं, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, राकेश टिकैत इस पर क्या सोचते हैं, जरा पूछिए उनसे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। राकेश जी, ये बताइए, इस समय पश्चिमी यूपी में चाहे भाजपा के शीर्ष नेता हो, केंद्र के, प्रदेश के या सपा के, सभी ने डेरा डाला है। जनता किसके साथ है, किस तरह आप देख रहे पूरे माहौल? जनता तो नहीं, तलाश कर रही है सबकी। ये गांव में 5 साल में पहली बार तो जा रहे। जनता तो इनका तलाश कर रही है कि ये कहाँ इनसे क्वेश्चन करेंगे, और सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का कोई हो, तो सारे क्वेश्चन जनता को करने चाहिए। जनता अपने क्वेश्चन तैयार रहे, कोई नेता आवेगा जरूर, उससे क्वेश्चन करे अपने। राकेश टिकैत जी से मिलने कौन अब तक पहुंचा? घर घर जा रहे हैं तो राकेश टिकैत जी भी वहीं रहते हैं। मिलने जा रहा, बारिश से नहीं मिलता कोई। हम तो सरकार की तलाश कर रहे हैं, भारत सरकार की, पिछले 1 साल से ज्यादा से हमें मिल ही नहीं रही हो। कहीं मिला किसी को तो बताइए, हम बात करना चाह रहे हैं उनसे। गृह मंत्री का एक बयान आया जिसको लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। वो बयान ये है कि भाजपा का और जाटों का 650 साल पुराना रिश्ता है, इसे लेकर विपक्ष निशाना साध। पुरानी पार्टी है। महर्षि दयानंद भी इसी में ही रहता था और इस लिबास में रहता था, केसरिया रंग में। वो भी कहे कि हमारी पार्टी में था, ज्यादा पुरानी पार्टी है। ये आगे थोड़े से जाएंगे, वहाँ किसी दूसरी बिरादरी को बताओगे, आगे तीसरी को बताओगे। ये तो तोड़ फोड़ का काम करें, ये इनके ज्यादा चक्कर मनावे जनता। पश्चिमी यूपी को सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और पहले चरण का चुनाव भी वहीं पर है। जनता किसके साथ जाने वाली है, क्या लगता है? जनता का तलाश कर रही है इनकी सबकी। जो वहाँ पे गड़बड़ करके जा, आपस में लड़ा के जा, तो उनकी तलाश कर रही जनता के। ये तो कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। वहाँ क्या एक ही बिरादरी है, वहाँ तो सब लोग रहते हैं। एक बिरादरी को टारगेट करा जा रहा है, तो ये सब लोग समझ गए। सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है, क्या लगता है वो भी एक इनके लिए चुनौती हो सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल समीकरण भी आप देख रहे हैं सारे वहाँ। हाँ, हमें नहीं ज्यादा जानकारी किसी पॉलिटिक्स का, किसका गठबंधन है, किसका ये है। लेकिन ये है कि सरकार से नाराजगी है जनता की। वो बिजली का इश्यू हो, वो हॉस्पिटल का इश्यू हो, वो जो स्कूल है उसका इश्यू हो, क्योंकि बच्चे भी अनपढ़ हो गए। छोटे छोटे बच्चों से पूछो, तो हमने उनसे पूछा भाई क्या बदल गया, कि जी स्कूल के टीचर और मैडम बदल गई, स्कूल का रंग बदल गया, हमारी ड्रेस छोटी होगी, हमारे जो दोस्त थे वे बदल गए, कोई छोटा था उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, आपस में पहचानते ही नहीं, क्योंकि 2-2, 3-3 साल हो गए स्कूल जाए। किसान राकेश टिकैत जी के साथ है, और राकेश टिकैत जी किसके साथ है चुनाव में? देखो, चुनाव में आधे रेट में फसल बेच के जो जिसको वोट देना चाहता है दे लगा। एमएसपी से नीचे पे फसल बिकेगी, और फिर भी वोट किसी को देना चाहता हो दे लो। तो किसान की मर्जी भाई, हम किसी को नहीं कहते। जो मजदूर हैं, जो दूध का व्यापार करते हैं, जो महिलाएं जिनके पास में 2 पशु हैं, दूध बेचते हैं, दूध का रेट क्या है एक बार उनसे भी जाकर पूछ लेना चाहिए। जो गैस का सिलेंडर 350-400 रुपये का था, आज जंगल काट के फिर लकड़ी काटने लगे। जो 15-20 साल पहले लकड़ी काटते थे, आज फिर जंगल खत्म होने लगे। तो उस पर भी जरा एक बार देख लो कि 1000 रुपये का सिलेंडर कोई भरवा सकता है गांव का आदमी? बिजली बहुत महंगी है, एक पंखा और लाइट को जलाता है तो 1200 रुपये का उसका खर्च आता है। तो गरीब आदमी तंग तो है। अब ये कितना जातियों में धर्मवाद में उलझा ले उसको, तो वही वो जानकारी नहीं। आपने धर्म की बात की, तो ये पहले जिन्ना है, अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई चुनाव में। मंदिर मस्जिद भी चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भी चल रहा है। गरीब और सीधे आदमी है गांव के, ये कितने अपने चक्र व्यूह में उनको फंसा ले, लेकिन अब को चक्कर में आ नहीं रहा है इनके जाते। क्योंकि वो इनसे विकास की बात करें, वो कहे जी गैस का सिलेंडर भरवा दो, मंदिर के नाम पे ही भरवा दो, मस्जिद के नाम पे ही भरवा दो।
यानी ये चीजें असर नहीं डालेंगी जो मंदिर मस्जिद शमशान। पुराना मॉडल का इनका एक वाहन है, उसे पेंट करके लाया है, वे चुनाव में उतारा, लेकिन वो चल नहीं रहा। अच्छा, ये जो घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से आप भी जुड़े, जनता क्या सवाल कर रही है, जनता क्या कह रही है, इनको जवाब। जनता कह रही है कि भाई महंगाई ज्यादा होगी, जनता कह रही गैस का सिलेंडर महंगा है। महिला ये क्वेश्चन करती है, महिला ये क्वेश्चन करती है कि जो मेरा पशु का आहार है उसका रेट महंगा हो गया। जनता ये क्वेश्चन करती है, जनता क्वेश्चन करती है जो किसान है कि आवारा पशु ने मेरा पूरा खेत खा गया। जब 3 महीने में उसकी फसल आती है, 4 महीने में, और पशु एक दिन उसके रात चला जाए तो उसका पूरा बर्बाद हो गया पूरा साल। जनता ये क्वेश्चन करती है उनसे। आपने किसानों की बात की, सरकार भी कई आंकड़े पेश करती है, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए फसल खरीद की, वो तमाम आंकड़े वो भी देते हैं। उन आंकड़ों को लेकर क्या कुछ होता है? जब 2 रुपया किसी की जेब में आएगा जब होगा। यहाँ के एक मंत्री हैं, गन्ना मंत्री, आप उनसे पूछो कि उनका गन्ने का भुगतान हो गया क्या? बस अगर मंत्री का भुगतान हो गया होगा तो सबका हो गया होगा, बस अंदाजा लगा लो इसी से। जाओ एक बार उनके गाँव में, पिछले साल का भुगतान बहुत पैसा भी बकाया है। पलायन को एक बार फिर से एक बड़े मुद्दे के रूप में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले जो अपराधी थे, जो बाकी सा के लोग थे, वो व्यापारियों का पलायन कराते थे, संभ्रांत लोगों का, लेकिन अब उनका पलायन हो रहा है। आप लखनऊ में हो, आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से ही हूँ। आप नहीं, यहाँ से ही आए आप? आपने नहीं करा प्लान ना? दिल्ली जाने का प्लान होगा आपका भी? भाई छोटे शहर से बड़े शहर में जा, गांव से बड़े गांव में आवे। पलायन तो विकास का एक सिद्धांत है, कोई किसी के उससे पलायन नहीं कर रहा। पलायन से विकास होता है। और ये जो उनसे की बात कर रहे, जो किराना से इन्होंने दिखाया, वे व्यापारी हैं कुछ जैन। एक तो गाजियाबाद में बहुत ठेकेदारी कर रहा, एक उसी का भाई वहाँ पर है और पलायन की लिस्ट में उनका नाम है। उनसे मिलवा देंगे, उनके नंबर दे देंगे, उनसे पूछ दो क्यों करा। पलायन तो सब कर रहे हैं, अपने गांव छोड़ के और शहरों की तरफ जा रहे, तो विकास के लिए, रोजगार के लिए लोग तलाश कर रहे हैं। बिहार पूरा ही प्लान कर रहा है क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है। मंडियाँ वहाँ पे आज से 14-15 साल पहले बंद होगी। फसलों के रेट आधे से भी कम है, 800 रुपये में धान बिकता है, तो इसलिए लोग प्लान करते हैं। रोजगार दोगे तो प्लान रुक जाएगा, रोजगार नहीं है तो प्लान होगा। तो आपने सुना किस तरह से राकेश टिकैत साहब का जो साफ कहना है, उनके जो जवाब थे उनको हमने सुना। चाहे देखिए पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो बात हो जिस तरह से, चाहे भाजपा के लोग हैं, सपा के लोग हैं, इस समय प्रचार में लगे हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, मुद्दा जो है वो किसानों का है, फसल के दाम का है, जो बिजली के दाम है किसानों के लिए, उसको लेकर ये बड़े मुद्दे देखिए होंगे चुनाव में। बिल्कुल शैलेश, कई मुद्दों को यहाँ राकेश टिकैत ने उठाया भी है और ऐसे में चाहे विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बताया। बने रहिए शैलेश आप हमारे साथ। तो विकास के लिए, रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, राकेश टिकैत का ये कहना है। महंगाई की वजह से जनता इस वक्त परेशान है, किसान नाराज है। इन तमाम मुद्दों को राकेश टिकैत ने उठाया। वही खबर देहरादून से, जहां भाजपा की डोईवाला सीट के प्रत्याशी पर पेच फंसा हुआ है। दीप्ति रावत के साथ ही बृजभूषण गैरोला का नाम भी अब सामने आ गया है। टिकट की दावेदारी में बृजभूषण गैरोला का नाम सामने आया है। थोड़ी ही देर में प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। नामांकन का आज आखिरी दिन है, ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, दीप्ति रावत के नाम को लगभग फाइनल माना जा रहा था, ऐसे में अब टिकट की दावेदारी की जो रेस है उसमें बृजभूषण गैरोला का भी नाम सामने आ गया है। बिल्कुल गुंजन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम तकरीबन आधा घंटा पहले हम बात कर ही रहे थे कि दीप्ति रावत बिल्कुल फाइनल होने के कगार पर है और अभी तेजी से घटे घटनाक्रम के तहत बृजभूषण गैरोला का भी नाम सबसे ऊपर आ गया है। तो चूंकि राजनीति है, यहाँ संभावनाओं की का खेल होता है, संभावनाओं का ही मैच है ये सारा। तो अभी बृजभूषण गैरोला और दीप्ति रावत के बीच में एक मुकाबला हो गया है। चूंकि ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने पहले ये कहा था कि उनकी तवज्जो
उनको भी दिया जाना चाहिए। उनके क्या नाम है, क्या परामर्श वो देना चाहते हैं, किस प्रत्याशी के बारे में उनकी क्या राय है। तो उनका माना जा रहा था कि उन्होंने दीप्ति रावत के लिए कल सूत्रों से जानकारी ये मिली थी कि दीप्ति रावत के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन आज सुबह अचानक ब्रजभूषण गैरोला, जो कि संगठन में काम कर चुके हैं, पहले कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, तो उनका नाम तेजी से एकदम ऊपर आना तो ये बताता है कि वहाँ पार्टी में अभी भी इस सीट को लेकर के मंथन चल रहा है। और एकमात्र सीट बची है गुंजन डोईवाला। बाकी 69 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और एक सीट ये जद्दोजहद में फंस गई है कि किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए। प्रत्याशी का फाइनल हो जाता है, लेकिन फिर एक नए सिरे से ताजा घटनाक्रम घटित हो जाता है। अजीत, इतनी ज्यादा अगर देखें तो इतनी ज्यादा जद्दोजहद आखिर हो क्यों रही है, मंथन क्यों हो रहा है? क्योंकि नामांकन का भी आज आखिरी दिन है, प्रत्याशी का नाम सामने आएगा, उसके बाद ही नामांकन भी हो पाएगा। मुझे लगता है चूंकि संगठन का एक धड़ा चाह रहा था कि ब्रजभूषण गैरोला को टिकट मिले और त्रिवेंद्र सिंह रावत चाह रहे थे कि दीप्ति रावत को टिकट मिले। तो फिर चूंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की होगी, वो भी ब्रजभूषण गैरोला के नाम पर तैयार होंगे या नहीं होंगे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल दोनों प्रत्याशियों के बीच ये मामला अभी फंसा हुआ है और मुझे लगता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि एक आध घंटे मामला निपट। बिल्कुल, अभी इंतजार करना होगा कि किसके नाम पर मोहर लगेगी। शुक्रिया अजीत आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सियासी रण में आज नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लाल कुआं विधानसभा सीट अब हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने हरीश रावत से खास बातचीत की थी, जहां उन्होंने कांग्रेस की विजय प्लान का खाका पेश किया तो साथ ही भाजपा पर तीखा हमला बोला। सुनिए। आखिरी दिन है नामांकन के लिए और तमाम जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो आज नामांकन करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड का सबसे प्रमुख चेहरा जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, वो भी आज नामांकन करेंगे। और देखिए, सुबह का वक्त है, पूजा अर्चना चल रही है और ये हनुमान चालीसा की किताब भी देखिए उनके पास रखी हुई है हरीश रावत जी के पास, और पूरा दुर्गा चालीसा, पूरा विधि विधान के साथ जो हमारी परंपरा होती है उसके साथ सभी पूजा पाठ के साथ वो नामांकन करने जाएंगे। अभी उन्होंने नाश्ता किया है, उसके बाद पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा का भी उन्होंने पाठ किया है। जब पूजा कर ली है रावत जी, हम सीधे बात ही कर लेते हैं। रावत जी, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और अब लाल कुआं से आप जा रहे हैं नामांकन। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने और अपने आप को जनता जनार्दन की परीक्षा में खड़ा करना अपने आप में ही बड़ा काम है। और मैं लाल कुआं की जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को आज विधिवत तरीके से अर्पित कर रहा हूँ। वैसे इस क्षेत्र से मेरा पहले भी गहरा लगाव रहा है। यहाँ ऐसे दर्जनों दर्जन परिवार हैं जिनके सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहा हूँ। यहाँ के विकास की यात्रा में भी मेरी हिस्सेदारी रही है। लेकिन अब एक विधिवत तरीके से उनका प्रतिनिधि बनने की आकांक्षा लेकर के आज मैं 12 बजे कार्यकर्ताओं की आज्ञा लूँगा। उससे पहले मंदिर में जा कर के वहाँ से इस भूमि के देवताओं की आज्ञा लूँगा 1-2 स्थानों पर जा कर के, और फिर चुनाव आयोग की आज्ञा लेने जाऊँगा। रावत जी, क्योंकि आपके चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी चर्चाएं रही हैं कि हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। आखिरकार हल्द्वानी में आप आ गए हैं, रामनगर आपने सीट छोड़ दी है। यहाँ के जो कुछ नाराज लोग थे वो सब मान गए हैं क्या? कुछ जो निर्धारित करती है कभी कोई उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। मैं दिल से चाहता था कि मैं राज्य भर में घूम करके कैंपेन करूं। अब एक सवाल उठ गया कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को एक दुष्प्रचार करने का मौका मिलेगा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और वो व्यक्ति खुद ही चुनाव मैदान से नहीं है और कुछ मैसेज गड़बड़ाए नहीं, इसलिए पार्टी ने मुझसे कहा चुनाव लड़ो। मैंने कहा चुनाव लड़ना है तो मेरी मन में मैंने कहा बहुत दिनों से आकांक्षा है कि मैं रामनगर का प्रतिनिधित्व करूँ। मेरा गुरु स्थान है, वहीं से मैंने राजनीति का अवकाश सीखा। अंततोगत्वा पार्टी ने कहा नहीं, आपको लाल कुआं से लड़ना है। कल कार्यकर्ता साथियों से बातचीत हुई, सब लोग थे और मैं सभी लोग जो प्रमुख आकांक्षी थे यहाँ से चुनाव लड़ने के कांग्रेस की पार्टी से, वो सब लोगों के पास गया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन भाई सब मान करके पार्टी के आदेश को जैसे मान करके मैं मैदान में आया हूँ,
वो भी आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे, मिल करके काम करेंगे। इस समय ये ऐतिहासिक समय है। इस समय जितनी शक्ति जिस कांग्रेस के व्यक्ति में है उसको लगानी चाहिए ताकि जीत का सिलसिला उत्तराखंड से शुरू किया जा सके। इस समय यदि कहीं कुछ थोड़ा भी हम मनोमालिन्य कर रहे हैं, कुछ धीमापन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर का कांग्रेसमैन कहीं कमज़ोर हो रहा है। दुर्गा पाल जी और हरेंद्र बोरा जी सब हैं। संजय डालाकुटी जी के पास भी मैं गया था, मुझे मालूम है मेरी वो बेटी बहन भी मेरे साथ आकर के खड़ी होगी, भरोसा है। अमित शाह आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी धामी जी, नानक मेहता अपनी खटीमा विधानसभा से लेकर पूरे जगह लगे हुए हैं। कांग्रेस का प्रचार थोड़ा सा देखिए, उनका प्रचार धन शक्ति पर आधारित है, अखबार और मीडिया में विज्ञापनों पर आधारित है। हमारा प्रचार जो है वास्तविकता के धरातल में है। अब आप इस राज्य में किसी भी नेता को देख लीजिए, किसी ने 31 ऑनलाइन प्रोग्राम जो है करके 31 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को एड्रेस किया हो। भाजपा फिर भी ये कह रही है कि बुजुर्ग हो गए हैं हरीश रावत जी, उनके पास तो युवा चेहरा है। क्या कहती है भाजपा, बुजुर्गों तुम्हारा काम नहीं है? नहीं, भाजपा को ये बोर्ड लगा देना चाहिए, ये कह देना चाहिए कि जब वतन के वास्ते, जब वतन को ज़रूरत पड़ी तो खून हमने दिया और अब कहते हो तुम्हारा काम नहीं। अरे हमने जिस संघर्ष के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, उम्र में एक पड़ाव में सबका आता है और मुझे अपनी उम्र पर गर्व है। और मैं कहता हूँ कि जितना फिट इस समय मैं उम्र में हूँ, अभी तो भाजपा वालों को ये समझना चाहिए मैं 15 साल और उनसे पंजा लड़ा सकता हूँ। लोग बदलाव चाह रहे हैं। ये चुनाव भाजपा बनाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा है। लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। भाजपा तो परिवर्तन की जनभावना के खिलाफ काम कर रही है, वो उनको हक है, करना चाहिए। आज उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। आज भाजपा के चाणक्य अमित शाह बाबा केदार की धरती रुद्रप्रयाग से देवभूमि में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यहां वो सबसे पहले अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के पास भगवान रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद डोर टू डोर प्रचार करेंगे। रुद्रनाथ मंदिर से एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग में आ रहे हैं और उसके बाद उनके ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्यक्रम है। सबसे पहले अमित शाह यहाँ संगम पर पहुँचेंगे, जिसके बाद जो भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग में तकरीबन 4 बजे तक अमित शाह रहेंगे, जिसमें सबसे पहले इस मंदिर पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद डोर टू डोर प्रचार भी अमित शाह आज अपनी पार्टी के लिए करेंगे और इसके साथ ही अमित शाह यहां पर पूर्व सैनिक, महिला स्वयं सहायता समूह के साथ ही अनुसूचित जाति के तमाम लोगों के साथ भी वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके अलावा अमित शाह यहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज कई बैठकें भी करेंगे और सीधे तौर पर ये रुद्रप्रयाग में जब आज अमित शाह यहाँ पर होंगे तो उसके बाद पार्टी के लिए उनका यहाँ पर प्रचार होगा क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है उत्तराखंड में। इस मंदिर पर आकर अमित शाह खुद यहाँ पर आशीर्वाद लेंगे भगवान रुद्रनाथ का और उसके बाद पार्टी के लिए भी उसकी जीत के लिए भगवान रुद्रनाथ से प्रार्थना करेंगे। अमित शाह की कई बैठकें आज यहाँ पर रुद्रप्रयाग में होने वाली हैं और अमित शाह 11:30 बजे रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे, जिसके बाद कई बैठकों का दौर चलेगा और आज भाजपा के पक्ष में अमित शाह यहाँ पर वोट लेने की लोगों से अपील करेंगे। इसके साथ ही तमाम लोगों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। तो अमित शाह आज उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे और डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे।